नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश की बात में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते कुछ अहम सुर्खियां। मॉनसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक, रिजिजू बोले संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कहा मोदी पहलगाम जैसे मुद्दों पर जवाब दें। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों की नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। 12,870 नए मतदान केंद्र का स्थापित। मतदान केंद्रों पर पुनर्गठन पूरा, चुनाव से पहले तैयारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई कल। आरक्षण नियमों में हुई विसंगति को लेकर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कल होगा मामले पर अहम फैसला। मेरठ में सीएम योगी ने कबड्डियों पर बरसाए फूल। हेलीकॉप्टर से लिया व्यवस्थाओं का जायजा। सीएम योगी बोले कानून हाथ में ना लें। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड। रात के खाने में खाया जहर। पति पत्नी और 3 बच्चे की मौत। अजमेर में भारी बारिश, घरों में भरा पानी, लोग बहे। यूपी के काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में। 6 जिलों में स्कूल बंद। 4 दिन में कई लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रेवाड़ी से हम आपको खबर बता दें, सरकारी स्कूल का शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। 8वीं की छात्र ने लगाया छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। ऑफिस बंद करने गई तो लाइट बंद कर शिक्षक ने पकड़ी। 2 और छात्राओं ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने तीनों छात्राओं के बयान दर्ज कर लिए हैं। आरोपी शिक्षक फरार है। शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। सोमवार को छात्राओं की CWC होगी काउंसलिंग। खोल थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल का यह मामला है। पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश में जुटा है। आरोपी शिक्षक फरार है। शिक्षक के खिलाफ केस जो है वो दर्ज हो चुका है। सोमवार को छात्रों की CWC होगी काउंसलिंग। शिक्षक फरार, खोल थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल का मामला। सरकारी स्कूल का शिक्षक पर गंभीर आरोप। 8वीं की छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। ऑफिस बंद करने गई तो लाइट बंद कर शिक्षक ने पकड़ी। 2 और छात्राओं ने भी लगाए हैं छेड़छाड़ के आरोप। मामले में पुलिस ने तीनों छात्राओं का बयान किया दर्ज। यमुनानगर में जगाधारी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार से अफीम लेकर आ रहा था और प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। जब चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बोधराज ने जानकारी दी कि बुधवार दोपहर जनसेवा एक्सप्रेस से उतरने के बाद आरोपी प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में बैठा था। शक होने पर जब बलजीत सिंह और टीम ने उससे पूछताछ की तो वह घबरा गया। उसके बाद जिला पुलिस उप अधीक्षक राजेश कुमार ने मौके पर बुलाया और तलाशी लेने पर आरोपी के पास काले बैग में कपड़े में लिपटी 200 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिससे बाजारी कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सतनाम सिंह निवासी गांव भादसो जिला पटियाले के रूप में हुई। कल बलजीत सिंह एएसआई अपनी टीम के साथ रूटीन चेकिंग स्टेशन पे मौजूद था, तो किसी मुखबिर ने आके सूचना दी कि पीछे कोई आदमी कपड़े पहने, फलाने कपड़े पहन रखे हैं, वो फैमिली में बैठा है। तो बलजीत वहाँ मौके पे पहुँचा तो इसको पूछताछ करी इससे, तो ये घबरा गया। तो इससे पूछा भी आप अपनी चेकिंग किससे करवाना चाहते हो? तो बोला जी मैं अपनी चेकिंग किसी राजपत्री से अधिकारी से करवाना चाहता हूँ। तो DSP ने मौके से DSP श्री राजेश कुमार हेडक्वार्टर GRB अम्बाला कैंट को फ़ोन लगाया, उसको सारी बात बताई। वो बोले भी मैं तो वो यहाँ पहुँचे। मेरे को इसने बयान दिया भी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, संधू कॉलोनी भादसो ज़िला पटियाला, और मैं अभी 1 महीना पहले कंपनी है देवरिया में और वहाँ पर ट्रक ड्राइवरी करने के लिए गया था। और मैं वहाँ से ट्रक जो माल लेके बिहार में जाता हूँ, और बिहार से मैं अभी 3-4 दिन पहले वापस आ रहा था। तो मैंने एक ढाबे पे अपना ट्रक रोक लिया खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर इसको एक अनजान व्यक्ति मिला जो इसको बोलने लगा भी काला माल चाहिए। खबर रेवाड़ी से है, जहां श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 12 पत्थर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाली पर रोक लगा दी गई। मंदिर प्रशासन ने साफ कहा है कि हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी
स्कर्ट और नाइट सूट और कटी फटी जीन्स जैसे कपड़े आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को मंदिर परिसर के बाहर से ही दर्शन करने होंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को मर्यादित और सभ्य वस्त्र पहनकर आने की अपील की है। इस संबंध में मंदिर परिसर में जगह जगह सूचना बोर्ड और होल्डिंग भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि रेवाड़ी का 12 स्थित 12 पत्थर शिव मंदिर प्राचीन धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और श्रावण मास में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जल अभिषेक के लिए आते हैं। बढ़ती भीड़ और धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कपड़े पूरे पहन के आने चाहिए मंदिर में जी। चुन्नी लेनी चाहिए, सिर्फ पैंट चुन्नी पहननी चाहिए। लड़कियों को तो ज़्यादा देखकर और मान मर्यादा में आना चाहिए। तो पंडित जी का ये निर्णय बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। और मंदिरों में भी इस तरह के लागू सब कर दिया मंदिर जाए। में ही होना चाहिए। निर्णय बहुत ही सही है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें मर्यादित उसमें रहना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें यही सिखाया कि अच्छे से अपने तन को ढक कर रखें और भगवान की पूजा अर्चना करें और अच्छे से हर चीज़ को करें। छोटे कपड़े पहनकर अश्लीलता फैलाकर हम मंदिर को दूषित ना करें। स्पीकर साहब ये आगे थे कि ये जो छोटे कपड़े पहन के आते हैं ये किसी की नज़र गंदी नहीं हो, इसलिए मैंने कहा कि अपने मंदिर के अंदर जाए, कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाए तो अपने कपड़े शुद्ध पहनने में ही फायदा होता है। इसलिए मैं कोई गलती से पहन के भी आ जाता है तो मैं उसको खुद टोकता हूँ। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के वीनस पार्क में एक युवक को शव लटका हुआ मिला। फांसी के फंदे पर झूलता शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। फांसी के फंदे पर लटके शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया है एवं पुलिस मृतक की पहचान करने और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब इसकी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। फॉरेस्ट टीम बुलाई हुई है मौके पे, आइडेंटिफाई होती है सब इसके बारे में पूरी कार्रवाई। सर कौन है युवक, क्या कब सूचना मिली, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी? सुबह सूचना मिली थी तो अभी ये पता नहीं चला कौन है। कौन से पार्क के अंदर मिला है सर ये सब? ये वीनस पार्क है सेक्टर 24 में। तो क्या अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से पहचान ये हमारी पब्लिक से ये अपील है इस बारे में इसको देखें और इसके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना और आइडेंटिटी को जानता हो तो मुजस्सर थाने में संपर्क करें, एक बार फ़ोन में बता दें। अभी सुबह हम लोग बाहर निकले तब पता चला। बाकी नाइट में तो कंपनी हमारी ताला लगा रहता है, बंद रहती है। उसके बाद अंदर ही हम लोग रहते हैं, बाहर का हम लोगों का कोई काम नहीं। कब पता चला कि युवक का शव लटका हुआ है? कब पता चला? सुबह हम लोग जब चाय पीने 7 बजे निकले बाहर तब लोग यहाँ पे 2-4 खड़े तब पता चला। पुलिस मौके पर आई है, क्या कुछ पता चल पाया है कहाँ का रहने वाला है? क्या भैया नहीं आए अभी तो कुछ नहीं। अब देखो कोई पहचान नहीं हो पाई है अभी युवक की? अब पता नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई कुछ। अच्छा, तो क्या लगता है कि मर्डर है या सुसाइड किया? अब ये भाई अब इसकी जानकारी तो हम लोगों को। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, कौन सा पार्क है, क्या हुआ अंदर यहाँ पे? ये वीनस पार्क है, इसमें किसी आदमी को लटका पड़ा है पेड़ से आदमी लटका पड़ा है। तो क्या कुछ पता चला है कहाँ का रहने वाला है? क्या कोई कुछ पता नहीं। तो पुलिस आई है मौके पर? पुलिस मौके पे है। तो क्या लगता है, दिखने में क्या लगता है? देखने में तो ये सर बाहर का केस लगता है। बाहर का बंदा लगता है? बाहर का बंदा भी, केस भी बाहर हुआ है। क्या लग रहा है इसके? ये फांसी से मरा ही नहीं है तो किसी को कोई मार के लाया है। मार के कोई लगा टांग गया है। खबर जालंधर से है, जहां देश दुनिया में रनिंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मैराथन धावक फौजा सिंह की अंतिम यात्रा रविवार को उनके पैतृक गांव ब्यास से शुरू हुई। अंतिम संस्कार के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल कटारिया ने फौजा सिंह को भारत का गौरव बताते हुए कहा कि उन्होंने खेल और समाज सेवा दोनों में अपना अहम योगदान दिया। मुख्यमंत्री मान ने भी उन्हें पंजाब की प्रेरणा बताते हुए श्रद्धासुमन अर्पित की। 100 साल की उम्र में मैराथन दौड़ने वाले फौजा सिंह युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए थे। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उनकी अंतिम यात्रा में खेल जगत, सिख समुदाय और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग शामिल हुए। फौजा सिंह के जीवन हर वर्ग के एक अद्भुत प्रेरणा बनकर हमेशा याद किया जाएगा।
खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे चैतन्य बघेल से आधे घंटे मिलने की अनुमति दी गई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की भूपेश बघेल ने बेटे की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के नाम पर 10 मार्च को छापेमारी हुई, लेकिन बिना किसी समन के चैतन्य की गिरफ्तारी की गई है। बघेल ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई विपक्ष द्वारा तमनार और अदानी समूह और की लूट के खिलाफ उठाए गए सवालों को दबाने के लिए की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अदानी के खिलाफ कोई आवाज ना उठे, यह संदेश देने के लिए कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई आवाज उठेगी तो उसका अंजाम उनके बेटे जैसा ही होगा। भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेगी। दूसरे दिन आधा घंटे की मुलाकात की अनुमति मिली है, तो मैं अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आया और मामला कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है और 10 मार्च को ये लोग रेड किए थे और बिना सम्मन के सीधा गिरफ्तार करके लाए हैं। खैरागढ़ के ग्राम मंदराकुही में घरेलू विवाद ने एक भयानक रूप ले लिया। शराबी पति ने तंग आकर ममता साहू ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। आग बुझाने दौड़ा पति राजकुमार साहू भी चपेट में आ गया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, लेकिन दोनों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल खैरागढ़ ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस हादसे के वक्त उनके चारों मासूम बच्चे घर में ही मौजूद थे, जो अब अस्पताल में मां बाप की हालत देख स्तब्ध है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजकुमार लंबे समय से शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था। यह घटना शराब से जुड़े सामाजिक संकट का गंभीर तस्वीर सामने दिखाती है। डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि अस्पताल में एक गर्भवती महिला के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसमें नवजात की मौत हो गई और महिला की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मामला बंशी बाजारी निवासी डिंपल भारद्वाज से जुड़ा है, जिन्होंने प्रसव पीड़ा पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डिलीवरी का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही की और दुर्व्यवहार भी किया। परिजनों ने शिकायत में बताया कि डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के दौरान पेट में चीरा लगाकर दबाव डाला गया, जिसके बाद केस बिगड़ गया और मरीज को राजनांदगांव रेफर कर दिया गया, जहां वहां निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां बच्चे की पहले से ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि बच्चे के पैर में चीरे के निशान थे, जिससे भारी रक्त बहाव हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार रास्ते में महिला की हालत बिगड़ती हुई दिखी, उसे टीका भी नहीं लगाया गया था। मैं विज्ञापन ये छुपने आया हूँ कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मेरे बच्चा नहीं है। जो गर्भ में था वो वहीं से वो डेथ हो गया था उसका, ये डॉक्टर का कहना था और तो वही हुआ है डॉक्टरों की लापरवाही से। और डॉक्टर डोंगरगांव स्वास्थ्य विभाग के क्या हुआ था, कहानी क्या घटनाक्रम? घटनाक्रम ये है कि मैं वहाँ अपनी बीवी को लेकर ना गर्भवती थी, तो वहाँ लेकर गया, तो वहाँ बोले कि यही हो जाएगा करके, तो मैं वहाँ छुट्टी मांग रहा था तो नहीं दे पाए मेरे को छुट्टी। हिंदू धर्म ने सावन माह में कांवड़ यात्रा निकालने का एक धार्मिक परंपरा है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में यात्रा निकाली जाती है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में कांवड़ियों का जत्था नजर आया, जिसमें शामिल बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए। इस कड़ी में दुर्ग से पूर्व सभापति दिनेश देवांगन के नेतृत्व में 100 से अधिक कांवड़ियों का जत्था आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। बताते चले कि सावन के पवित्र मास में होने वाले कांवड़ यात्रा के तहत विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में गंगा जल चढ़ाने आज दुर्ग से शिवनाथ बोलभम कांवड़िया समिति के 100 से अधिक शिव भक्त कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम से रवाना हुआ। लगातार 19 वर्षों से यह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हर बार बाबा धाम जाने वाली शिवनाथ बोलभम समिति के संयोजक व दिनेश देवांगन, शिवेंद्र परिहार, मनीष साहू, युवराज कुंजाम व दिलीप साहू सहित महिलाएं कांवड़ियां भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इस दौरान पूरे स्टेशन परिसर में बोलबम व हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर कांवड़ियों का स्वागत कर यात्रा की शुभकामनाएं दी गई।
राजनांदगांव जिले की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली 8वीं बटालियन कॉलोनी एक बार फिर चोरों के निशाने पर आ गई। आधी रात को चोरों ने पांचों घर के ताले तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस वारदात ने 2 साल पहले उस घटना की याद ताजा कर दी है, जब एक ही रात में 8 घर में चोरी हुई थी और एक भी आरोपी पकड़ में नहीं आया था। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि यह इलाका सुरक्षा कर्मियों की बटालियन कॉलोनी होने के बावजूद बार बार चोरों का आसान निशाना बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में चोरों की गतिविधियां कैद हुई हैं, जिससे पुलिस से खंगाल रही है। बावजूद इसके अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त और निगरानी व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हो रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब बटालियन जैसी सुरक्षित कॉलोनी में चोर बेखौफ हैं, तो आम कॉलोनियों का क्या हाल होगा। खबर रतलाम से है, जहां मध्य प्रदेश शासन की निशुल्क साइकिल योजना के तहत पिपलौदा तहसील के रियावन स्कूल केंद्र में स्कूल के 30 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच संतोष सुनार्थी, प्राचार्य मोहनलाल संसारी और शिक्षक मौजूद रहे। इस योजना के तहत दूर दराज के गाँव से आने वाले बच्चों को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क साइकिल दी जाती है। इस बार 12 छात्राओं और 18 छात्रों को साइकिल मिली है। साइकिल मिलने से बच्चों का स्कूल आने जाने में सुविधा होगी, जिससे वे समय पर पहुंच सकेंगे और उनकी पढ़ाई भी बेहतर होगी। छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। आज का साइकिल वितरण का कार्यक्रम जो है संकुल स्तर पर रखा गया है। यहाँ पर मतलब रियावन हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत आसपास जो है गांव से जो आने वाली कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को जो है निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन की योजना है और आज जो है 12 साइकिल जो है छात्राओं को दी गई है और 18 साइकिल जो है बालकों को दी गई है। मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो वायरल करने वाले 19 वर्षीय दीपांशु गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मझौली थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दीपांशु ने स्वीकार किया कि उसने एआई की मदद से वीडियो बनाया था और फॉलोअर्स लाइक्स बढ़ाने के लिए यह पोस्ट किया था। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। दीपांशु लड़का है जो यहाँ का मोड़ी थाना मझौली जिला सीधी का रहने वाला है। 19 साल का लड़का है। इसने ये वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे। जब हमने उसको पकड़ के मझौली पुलिस की मदद से हमने उस लड़के को पकड़ा और पूछताछ की, तो उसने ये बताया कि हम एआई जो ऐप है उससे मैं एक वीडियो बना रहा था, जिसमें मैंने मैहर देवी ब्लास्ट का वीडियो बनाया और उसको अपलोड किया था इंस्टाग्राम में, जिसको दूसरे खुशीलाल ने ये कहा था कि फेक वीडियो है। पूछताछ के बाद हमें ये आया कि लड़के ने बड़ा लापरवाही पूर्वक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की थी, जिससे हमने उसको गिरफ्तार किया है और जुडिशियल रिमांड दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में श्रावण माह के प्रारंभ के साथ एक चमत्कारी घटना सामने आई है। यहाँ रोग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में खुदाई के दौरान भगवान शिव और नदी का प्राचीन मूर्ति मिली है। मूर्ति के प्रकट होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। भक्तों का मानना है कि यही मन्नत मांगने से हर प्रकार का रोग दूर हो जाता है, चाहे वह इंसान का हो या पशुओं का। मंदिर के पुजारी के अनुसार यह मूर्तियां प्राचीन काल की हैं और इनका आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। आलोट की खेड़ी रोड पर पहाड़ी पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, जो अब आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। आसपास के गांवों के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालु सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में विशेष प्रबंधन किए गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस चमत्कारी घटना के चलते रोग मुक्तेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्वालियर चंबल अंचल से भाजपा की अंतराकलय एक बार फिर सामने आ गई। मुरैना से एक कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। तोमर ने कहा, गांव में सड़क, बिजली और नल जल योजना भाजपा सरकार की नीतियों से पहुंची है।
ना कि मुरैना सांसद या मेरे कारण। साथ ही उन्होंने बिना किसी नाम या लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा, कुछ नेता कहते हैं मैं लाया, लेकिन मैं फुर्सत में नहीं मिलती। इस बयान को लेकर अंचल में तोमर और सिंधिया गुट के बीच चल रही खींचतान और गहराती दिख रही है। पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर बिहार के शेखपुरा से है, जहां गांव-गांव में जाकर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय राजद विधायक विजय सम्राट ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान गांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी, जिससे आयोजन स्थल जन सैलाब में तब्दील हो गया। इस अवसर पर विधायक विजय सम्राट ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ है और उन्हें सम्मान तथा सशक्तिकरण के बिना राज्य का समुचित विकास संभव नहीं है। उनके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भावी योजनाओं के दोहराते हुए कहा कि राजद की सरकार बनते ही हर महिला के प्रति माह 2500 से अधिक सहायता की जाएगी। उसके साथ ही 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी तथा युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी पूरा किया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर यह प्रमाणित कर दिया कि राजद केवल वादे करने में पार्टी नहीं है, बल्कि उसे धरातल पर उतारने वाली भी पार्टी है। किशनगंज जिले में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों में अचानक वृद्धि देखी गई है। 28 जून से 19 जुलाई 2025 तक लगभग 3 लाख आवेदन पत्र हुए हैं, जो सामान्य आवेदनों की तुलना में 15 गुना अधिक है। प्रशासन इन आवेदनों की जांच में जुटी है। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की कड़ाई से जांच कर रहे हैं। ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय में भी आवेदन छटाई की काम तेजी से चल रहा है। अधिकारी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदाता सूची को सटीक बनाने का प्रयास कर रही है। किस चीज़ का आवेदन का छटैया चल रहा है? निवास प्रमाण पत्र का। ये क्या काम दिया गया आप लोगों को? हम लोग को जो पंचायत वाइज छांटने का काम दिया गया है, लोग पंचायत वाइज छांट करके इसको अलग अलग करके जो है हर कर्मचारी को दे रहे हैं। हर कर्मचारी लेके जो अपने अपने हल्का में स्थलीय जांच कर रहे हैं। मतलब घर पे जाके जांच कर रहे हैं? जी। कैसे मालूम चलता है कि व्यक्ति सही है या गलत है? वो कर्मचारी बताएगा कैसे जांच करते हैं और जांच का तरीका उनका क्या है। अच्छा, कर्मचारी आपको रिपोर्ट करते हैं? हाँ जी। उसके बाद आप लोग जो है आगे बढ़ाते हैं जी। ये कहाँ भेजना पड़ता है ये सारा चीज़? ये सारा चीज़ तो हमारे सर को मालूम होगा। बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सड़क हादसा सहरसा पूर्णिया स्टेट हाईवे 91 पर पड़वा नफटोल चौक के पास हुआ। उस वक्त जब मधेपुर से मुरलीगंज जा रही सेल्टॉस कार ने एक ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से आ रही टाटा स्टार बस से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सड़क से कई फीट दूर खेत में जा गिरी और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से मधेपुर सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद बस चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। मुरलीगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया घायलों का इलाज कराया जा रहा है। खबर किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया पंचायत वार्ड संख्या 5 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY फेज 3 के तहत RCC पुल निर्माण कार्य तेजी से जारी है, लेकिन संवेदक द्वारा विभागीय नियमों की खुली अवहेलना किए जाने में स्थानीय लोगों से गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल के समीप बहने वाली नदी में अवैध रूप से मिट्टी और बालू की कटाई कर अप्रोच रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे नदी की धारा अब गांव की ओर कटाव करती हुई बहने लगी है, जो आगामी दिनों के भयंकर आपदा का कारण बन सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि NGT के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नदी से कटाई जा रही है, जिससे पर्यावरण असंतुलन के साथ साथ नवनिर्मित पुल के लिए भी स्थिरता पर खतरा बढ़ेगी। ठेकेदार है टिंकू यादव। शुरुआत में ही हम बोले कि नदी के जो है जहाँ पुल आप बना रहे हैं अगल बगल आबादी है, आप 200 मीटर कहीं से भी मट्टी ढोकर लाइए या कहीं से भी उपलब्ध कीजिए, यहाँ से मत कोड़िए आप। तो शुरुआत से ही JCB से पूरा नदी कोड़ दिया। दिखाइए थोड़ा उधर। करीब 1 बांस जो है कोड़ा होगा उधर, अभी पानी आ गया है। अगर यहाँ बगल में घर द्वार है, कोई भी बच्चा अगर गिर जाएगा ना, बच्चा के अगर सियान गिर जाएगा तो बाढ़ पानी में निकल नहीं पाएगा। इतना गड्ढा कर दिया नदी को ही कोड़ के, यहीं का मट्टी सब में डाला है अप्रोच में।
और फिर आज यहाँ पे लगा दिया जेसीबी। और बार बार मना करते हैं, जब देखता है कि कोई आदमी आ गया तो बंद कर देता है, रात को कोर लेता है। आदमी तो हर समय यहाँ पहरा नहीं करेगा। फिलहाल देश की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की रुख करते शेखपुरा से जिले के बाऊघट थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राणपुर गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से 50 वर्षीय दिलीप महतो की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिलीप महतो, जो कि अर्जुन महतो के पुत्र थे, सुबह शौच के लिए निकले थे, लेकिन तभी रास्ते में 440 वोल्ट के करंट से प्रवाहित तार के संपर्क में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बाऊघट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के चाचा सुरेश कुमार ने इस दुर्घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्यपुर जिला के भर्राई थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरैली बाजार निवासी सेना नायक दीपक कुमार की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दीपक जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में पदस्थापित थे और छुट्टी लेकर दिल्ली अपने क्वार्टर पर पत्नी व बेटी संग रह रहे थे। परिजनों को 15 जुलाई को सूचना मिली कि दीपक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पहुंचने पर वे मृत पाए गए। परिजनों का आरोप है कि दीपक की पत्नी नीतू शर्मा और उसके मायके वालों ने साजिश रचकर उनकी हत्या की है। मृतक के चाचा देवनारायण शर्मा ने दिल्ली प्रशासन पर मदद नहीं करने का भी गंभीर आरोप लगाया। जैसे ही दीपक का शव गांव पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। मामले की जांच की मांग उठ रही है। मेरी जो है ना, मेरा भतीजा दिल्ली कैंट में क्वार्टर लेकर के रहता है पत्नी के साथ। वो पत्नी तो दिल्ली कैंट में था, लेकिन भतीजा था वह लेह लद्दाख में ड्यूटी करता था। उसको 14 तारीख के नाम बर्थडे का नाम कह करके बुलाया गया। और किसका बर्थडे? हमारे पोती की। और बुलाया गया। उसके बाद जो है उसको साजिश की तरह अपने ही रिलेशन के लोग को, लड़की नीतू शर्मा बुलाया। और किसी भी नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं है, नहीं दादा को, नहीं दादी को, नहीं किसी भी परिजन को। सिर्फ अपने परिजन को, माने उसका 2 बहन, 2 जीजा, माँ बाप और एक भाई, यह सब मिल करके आया। मध्यपुर जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सोमवार को विशेष वाहन अभियान चलाया गया। यह अभियान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला मुख्यालय मानिकपुर चौकी सहित कई क्षेत्रों में चलाया गया। यातायात थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में हेलमेट न पहनने पर ट्रिपल लोडिंग, बिना कागजात, लहरिया कट और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की गई। जांच के दौरान करीब 70,000 का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर सुपौल से। आज जिले में नगर परिषदीय क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 स्थित डिग्री कॉलेज चौक पर शनिवार को अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घायल युवक की पहचान वार्ड नंबर 3 सुकमापुर निवासी नारायण शाह के 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि मनीष सुपौल स्थित सुधा डेयरी में दूध पैकिंग का कार्य करता था। शनिवार दोपहर किसी व्यक्ति से फोन पर उसे घर पर बुलाया। वह डिग्री कॉलेज चौक पहुंचा तो कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला किया और बाद में उसे गोली मार दी। गोली मनीष के दाहिने कमर के ऊपर लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने मदद के दौरान उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर बीके सिंह यादव ने बताया कि गोली को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है, लेकिन घायल की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। सूचना हम लोगों को मिला कि एक लड़का जो सुकमापुर का है, डेयरी में काम करता है, सुधा डेयरी में, जाने के क्रम में उसका बीएसएस कॉलेज के पास किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दिया गया है। अभी वो इलाज के क्रम में हम लोग सूचना पाते हैं, आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं और जल्दी ही उसका हम लोग अथी कर लें कि कौन है क्या है, उस बाद आगे कुछ पता चल पाया सर कि कौन गोली मारा है? कैसे कोई उनके परिजन भी आए हुए हैं, लेकिन बताने की स्थिति में नहीं है, मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे हुआ है। और वो लड़का भी चूँकि इलाजरत है, तो हम लोग अपने स्तर से पता कर रहे हैं कि कैसे हुआ। बाकी खबर वासुकीनाथ से, जहां प्रसिद्ध वासुकीनाथ धाम में आयोजित श्रावणी मेले के 9वें दिन आस्था की बड़ी तस्वीर देखने को मिली। शाम 7 बजे तक कुल 1,07,161 श्रद्धालुओं ने बाबा
वासुकीनाथ पर गंगा जल अर्पित कर जल अर्पण किया। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सामान्य रूट लाइन से 86,711 शीघ्र दर्शन सेवा के लिए माध्यम से 6,022 और जल अर्पण काउंटर में 14,428 श्रद्धालुओं ने जल अर्पण किया। श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भारी भीड़ के बावजूद पूजा शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई है। मंदिर प्रशासन की शीघ्र दर्शन टिकट से 18,06,600 दान पेटियों में 3,64,560 गोलक में 65,740 और अन्य स्रोतों में 6,793 की आमदनी हुई है। श्रावणी मेले के दौरान लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या यह दर्शाती है कि बाबा बासुकीनाथ के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, जल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की पुख्ता व्यवस्था की है, जिससे भक्तों की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। खबर बोकारो से है, जहां जिले के अलकुशा काशी टोल पे शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 40 वर्षीय विकलांग व्यक्ति कमल दास की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ले के ही 45 वर्षीय शिबू दास ने डंडे से सिर पर वार कर हमला की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि शिबू को यह आपत्ति थी कि उसकी बेटी अक्सर कमल की पत्नी सुसनी देवी के संपर्क में रहती थी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में कई बार कहासुनी हुई थी। शुक्रवार को भी शिबू से सुनसुनी के अपशब्द कहे, जिसके विरोध करते हुए कमल बीच में आए। तभी गुस्साए शिबू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कमल को पहले बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया, फिर केएम मेमोरियल और अंत में रिम्स जांच राशि जैफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। कमल की पत्नी सुसनी देवी घरेलू काम कर परिवार चलाती थी और उनके 2 बच्चे थे। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शिबू को तलाश जारी है। थाना अंतर्गत अलकुशा गाँव में एक शिबू दास नामक व्यक्ति के घर के बगल में कमल दास के परिवार के साथ भगझक हुआ। भगझक का कारण यह था कि शिबू दास की बेटी उसके घर जाती थी, जो उसे शिबू दास का नागवार गुजरा और पति जताता था कि कमल दास के घर में जाने के कारण उसकी बेटी बिगड़ गई है। इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और शिबू दास द्वारा कमल दास के सिर पर लाठी से मारा गया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया और रिम्स ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। कमल दास की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज के कार्यक्रम पर अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना में बुलाया है, जो अभियुक्त है उन्हें हम लोग जल्द। हम गए थे रेक पॉइंट काम करने के लिए। उधर सुबह के करीब 7 बज रहा था। हम उधर से आए, घर आ रहे थे, तभी मेरे बड़े पापा का लड़का जो प्रहलाद दास है वो आके हमको सुनाया कि भैया ऐसा ऐसा घटना हुआ है। बोले क्या हो गया? बोला कि कमल दास और शिबू दास के बीच मारपीट हो गया है, तो वो बेहोश पड़ा हुआ है। बोले कि अच्छा ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। हम फिर घर चले गए। बाद में सुने कि कमल दास और शिबू दास अपने बेटी को गाली गलौज कर रहा था। तो कमल दास शिव प्रसाद दास अपनी बेटी को गाली गलौज करते हुए कमल दास की बीवी को भी गाली गलौज करने लगा। इसलिए गाली गलौज कर रहा था कि उसकी बेटी और सुसनी देवी जो कमल दास की बीवी थी, वो दोनों टेलर में गई थी कुछ सिलाई करने के लिए। तो उसके बाद वो लोग आई तो शिव प्रसाद दास जैसे ही इस बात को सुना तो उसने अपनी बेटी को गाली देने लगा कि तुम कमल दास की बीवी के साथ क्यों रह रही हो। पूरा गाली गलौज दे रहा था, गंदा गंदा गाली गलौज देने के बाद आ गया मेरा दुआट था, वहाँ पर भी गाली गलौज देने लगा, बहुत खराब। फिर उसके बाद मेरा पति बोला क्यों गाली गलौज दे रहा है इसको, न देंगे रे, तुम तो अपाहिज हो, तुम कुछ नहीं कर सकता है। साहिबगंज जिले के सोलबंदा गांव में लावा छतरी नामक जंगली फूल खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चे की हालत गंभीर हो गई। यह फूल खेतों और गोबरों के आसपास पाए जाने वाला एक जंगली पौधा है जो मशरूम की तरह दिखता है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों खेतों में अपने परिजनों के साथ गए थे, जहां परिजन रोपाई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने रास्ते में एक छतिन रुमा पौधा लावा छतरी देखा, जिससे मशरूम समझकर घर ले आए और खा लिया। कुछ ही देर में सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तत्काल बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी सभी की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर संबंधित अन्य क्षेत्रों में भी सावधानी बरतने की अपील की है। पोती लगेगा।
2 पोती और 2 पोता है। क्या खा ली बच्ची लोग? लवा छाती खाया था। वो क्या होता है? लवा छाती एक तो खाने वाला सब्जी होता है। आप लोग तो नहीं समझिएगा, हम लोग जानते हैं, खाते हैं, मगर दूसरा लवा छाती होगा ना, खा लिया बस उल्टी हो आया था। उसको घर लाया था क्या बनाने के लिए? सब्जी बनाने खातिर ले आया था तो घर। वो नहीं था जो चीज समझ रही थी। ये सब नहीं समझा होगा। ये बच्ची लोग कैसे घायल हो गई? बच्ची लोग खा लिया है, जंगली गए थी लवा छाती उखाड़ के। ये लोग जानता नहीं है कि क्या है नया है, होता है कि खाने वाला है लवा छाती। घर लिया उखाड़ के खा लिए बना के सब्जी। तो क्या हुआ बच्ची के साथ? बच्ची के साथ वही उल्टी पुल्टी थोड़ा दिन हुआ खाने के बाद उल्टी पुल्टी होने लगा। बेहोश भी हो गई थी क्या? बेहोश हो गई थी? चारों बच्चा? हाँ, चारों बच्चा। कब पता चला था आपको? तब पता चला कि जब उल्टी पुल्टी करने लगा ना, जब बेहोश हुआ था, दूसरी बच्चा बोलता है कि लवा छाती खाया है बनाई। यमुनानगर में जगाधारी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार से अफीम लेकर आ रहा था और प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। जब चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया, जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बोधराज ने जानकारी दी कि बुधवार दोपहर जनसेवा एक्सप्रेस से उतरने के बाद आरोपी प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में बैठा था। शक होने के बाद जब बलजीत सिंह और टीम ने उससे पूछताछ की तो वह घबरा गया। उसके बाद जिला पुलिस उप अधीक्षक राजेश कुमार ने मौके पर बुलाया और तलाशी लेने पर आरोपी के पास से काले बैग में कपड़े में लिपटी 200 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सतनाम सिंह निवासी गांव भादसो जिले पटियाले के रूप में हुई। कल बलजीत सिंह एएसआई अपनी टीम के साथ रूटीन चेकिंग स्टेशन पे मौजूद था, तो किसी मुखबिर ने आके सूचना दी कि पीछे कोई आदमी कपड़े पहने फलाने कपड़े पहन रखे हैं, वो फैमिली में बैठा है। तो बलजीत वहाँ मौके पे पहुँचा तो इसको पूछताछ करी इससे, तो ये घबरा गया। तो इससे पूछा भी आप अपनी चेकिंग किससे करवाना चाहते हो? ये बोला जी मैं अपनी चेकिंग किसी राजपत्री से अधिकारी से करवाना चाहता हूँ। तो डीएसपी ने मौके से डीएसपी श्री राजेश कुमार हेडक्वार्टर जीआरपी अम्बाला कैंट को फ़ोन लगाया, उसको सारी बात बताई। वो बोला भी मैं पहुँच, तो वो यहाँ पहुँचे। मेरे को इसने बयान दिया भी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, संधू कॉलोनी बादसो जिला पटियाला, और मैं अभी 1 महीना पहले कंपनी है देवरिया में और वहाँ पर ट्रक ड्राइवरी करने के लिए गया था, और मैं वहाँ से ट्रक जो माल लेके बिहार में जाता हूँ, और बिहार से मैं अभी 3-4 दिन पहले वापस आ रहा था। तो मैंने एक ढाबे पे अपना ट्रक रोक लिया खाना खाने के लिए। तो वहाँ पर इसको एक अनजान व्यक्ति मिला जो इसको बोलने लगा भी काला माल चाहिए। खबर रेवाड़ी से, जहां श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 12 पत्थर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी गई। मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और कटी फटी जीन्स जैसे कपड़ों में आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को मंदिर परिसर में बाहर से ही दर्शन करने होंगे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मर्यादित और सभ्य वस्त्र पहनकर आने की अपील की है। इस संबंध में मंदिर परिसर में जगह जगह सूचना बोर्ड और होल्डिंग भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि रेवाड़ी का 12 पत्थर शिव मंदिर प्राचीन धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और श्रावण मास में यहां दूर दूर से श्रद्धालु जल अभिषेक के लिए आते हैं। बढ़ती भीड़ और धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कपड़े पूरे पहन के आने चाहिए मंदिर में, चुन्नी लेनी चाहिए, सिर्फ पैंट चुन्नी पहननी चाहिए। लड़कियों को तो ज़्यादा देखकर और मान मर्यादा में आना चाहिए। तो पंडित जी का ये निर्णय बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मंदिरों में भी इस तरह के लागू कर दिया जाए। मंदिर में ही होना चाहिए। निर्णय बहुत ही सही है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें मर्यादित उसमें रहना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें यही सिखाया कि अच्छे से अपने तन को ढक कर रखें और भगवान की पूजा अर्चना करें और अच्छे से हर चीज़ को करें। छोटे कपड़े पहनकर अश्लीलता फैलाकर हम मंदिर को दूषित ना करें। बलजीत साहब ये आगे थे कि ये जो छोटे कपड़े पहन के आते हैं ये किसी की नज़र गंदी नहीं हो, इसलिए मैंने कहा कि अपने मंदिर के अंदर जाए, कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाए तो अपने कपड़े शुद्ध पहनने में ही फायदा होता है। इसलिए मैं कोई गलती से पैर के भी आ जाता है तो मैं उसको खुद टोकता हूँ। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के वीनस पार्क में पेड़ से एक युवक का शव मिला। फांसी के फंदे पर झुलता शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। फांसी के फंदे पर लटके शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई और पुलिस हर एंगल में मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस ने शव को लिया कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया है और वह पुलिस मृतक की पहचान करने और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी इसकी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, फॉरेंसिक टीम बुलाई हुई है मौके पे, आइडेंटिफाई होती है सब इसके बारे में पूरी कार्रवाई। सर कौन है युवक, क्या कब सूचना मिली, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी? सुबह सूचना मिली थी तो अभी ये पता नहीं चला कौन है। कौन से पार्क के अंदर मिला है सर ये सब? ये वीनस पार्क है सेक्टर 24 में। तो क्या अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से पहचान ये हमारी पब्लिक से ये अपील है, इस बारे में इसको देखें और इसके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना और किसी को जानता हो तो मुजस्सर थाने में संपर्क करें, एक बार फ़ोन में बता दें। अभी सुबह हम लोग बाहर निकले तब पता चला, बाकी नाइट में तो कंपनी हमारी ताला लगा रहता है, बंद रहती है। उसके बाद अंदर हम लोग रहते, बाहर का हम लोगों का कोई काम नहीं। कब पता चला कि युवक का शव लटका हुआ है, कब पता चला? सुबह हम लोग जब चाय पीने 7 बजे निकले बाहर, तब लोग यहाँ पे 2-4 खड़े, तब पता चला। पुलिस मौके पर आई है, क्या कुछ पता चल पाया है कहाँ का रहने वाला है? क्या भैया नहीं आए अभी तो कुछ नहीं, अब देखो कोई पहचान नहीं हो पाई अभी युवक की? अब पता नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई कुछ। अच्छा, तो क्या लगता है कि मर्डर है या सुसाइड किया अब ये भाई अब इसकी जानकारी तो हम लोगों को। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, कौन सा पार्क है, क्या हुआ अंदर यहाँ पे? ये वीनस पार्क है, इसमें किसी आदमी को लटका पड़ा है पेड़ से आदमी लटका पड़ा है। तो क्या कुछ पता चला है कहाँ का रहने वाला है? क्या कोई कुछ पता नहीं है। तो पुलिस आई है मौके पर? पुलिस मौके पे है। तो क्या लगता है, दिखने में क्या लगता है? देखने में तो ये सर बाहर का केस लगता है। बाहर का बंदा लगता है? बाहर का बंदा भी, केस भी बाहर हुआ है। ये क्या लग रहा है इसके? ये फांसी से मरा ही नहीं है तो किसी को कोई मार के लाया है, मार के कोई लगा टांग गया है। खबर जालंधर से है, जहां देश दुनिया में रनिंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मैराथन धावक फौजा सिंह की अंतिम यात्रा रविवार को उनके पैतृक गांव ब्यास से शुरू हुई। अंतिम संस्कार के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल कटारिया ने फौजा सिंह को भारत का गौरव बताते हुए कहा कि उन्होंने खेल और समाज सेवा दोनों में अहम योगदान दिया। मुख्यमंत्री मान ने भी उन्हें पंजाब की प्रेरणा बताते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। 100 साल की उम्र में मैराथन दौड़ने वाले फौजा सिंह युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए थे। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और युवाओं को नशे से दूर रहने के संदेश दिए। उनकी अंतिम यात्रा में खेल जगत, सिख समुदाय और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित हजारों लोग शामिल हुए। फौजा सिंह का जीवन हर वर्ग के लिए एक अद्भुत प्रेरणा बनकर हमेशा याद रहेगा। लखनऊ में योगी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान चिन्हित परिवार के सदस्यों को देगी। स्किल ट्रेनिंग के पहले चरण में निर्धन 300 परिवार के मुखियाओं को ट्रेनिंग के बाद राष्ट्रीय स्तर की कंपनी नौकरी गरीब परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुखिया को मिलेगा 18,400 रुपए का मासिक वेतन। स्किल प्रोग्राम के तहत 360 डिग्री के फॉर्मूलों पर होगी ट्रेनिंग। चिन्हित लोगों को 7 प्रकार के कौशल से ट्रेन किया जाएगा। प्रदेश के हर मंडल में बनेगी आदर्श गौशाला। सीएम योगी के निर्देश पर खाका तैयार किया गया। प्रत्येक मंडल से एक गौशाला और एक ब्लॉक को चयनित मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रथम चरण में अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर शामिल, चित्रकूट, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी शामिल है। इन मंडलों में बनेगी 8 आत्मनिर्भर गौशालाएं। ग्राम ऊर्जा मॉडल से बदली जाएंगी गांवों की सूरत। बरेली मंडल से खंगवा श्याम सृष्टि मंगलम गौशाला चयनित डिजाइन इंटरलॉक्ड वेस्ट फ्री शेड डिजाइन अपनाया जाएगा, जिसके चारा अपव्यय के बड़ी संख्या में कमी आएगी। महिला स्वयं सहायता समूह को मिलेगा लाभ। गौशालाओं से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। बरेली के खंगवा श्याम सृष्टि मंगलम गौशाला मिसाल बनेगी। योगी सरकार की गौ कल्याण पर फोकस, पशुपालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल की गई। लखनऊ के ऐशबाग स्थित कासा होटल में हरियाली तीज का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं ने हरियाली तीज की सभी महिलाओं को बधाई के साथ गिफ्ट भी दिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हरियाली तीज बका पूर्व सनातन संस्कृति से जुड़ा है।
हमारी माता और बहनों के लिए इस परंपरा बखूबी निर्वहन कर रही है। वहीं कांवड़ यात्रा पर कहा कि वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी के लोग इसमें शामिल होकर माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनसे अच्छे से निपटना जानती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि हरियाली तीज के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है, जिसमें मैं सभी को बधाई देता हूं। वहीं कांवड़ यात्रा पर कहा कि जो सच्चे भक्त हैं वो श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं, जो अराजक तत्व हैं उन्हें प्रशासन खुद निपट लेगा। छांगुर के मामले में कहा कि जो भी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और महिला विरोधी कार्य करेगा उस पर सरकार एक्शन लेगी। हरियाली तीज के शुभ एवं पावन मौके पर आज लखनऊ की हमारी सभी बहनें यहाँ एकत्र हुई हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव पार्वती की आराधना के साथ साथ अपने पारंपरिक कार्यक्रमों को यहाँ पर आयोजित करेंगी। मैं ऐसे अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। भगवान शिव का महीना चल रहा है, सावन का पावन महीना चल रहा है। सबको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, माता पार्वती का आशीर्वाद मिले। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए हम गड़बड़ कर। देखिए, जो भी समाज विरोधी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, गरीब विरोधी काम करेगा, महिला विरोधी काम करेगा, उसकी जांच होगी। जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाली तीज का आयोजन है और इस आयोजन में मुझे भी आने का मौका मिला है। जा रहा हूँ सभी जो हरियाली तीज के अवसर पर आई हुई हमारी मातृशक्ति है उनको बधाई देने, शुभकामना देने, क्योंकि यह हरियाली तीज का पर्व कन्हैया जी से शुरू होता है। हम लोग आए थे तीज का फंक्शन के लिए। हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया आज तीज के फंक्शन पे ही, हरियाली तीज पे उसमें डांस किया, तो काफी अच्छा लगा। और हम लोग चाहते हैं ऐसा मौका हम लोगों को मिले सबके बीच में आने का, तो काफी अच्छा। तीज का त्योहार होता है, हर साल मनाया जाता है और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि यहाँ आए। और हम लोग का एक इवेंट भी था यहाँ पे, हम लोगों ने परफॉर्म किया तीज के सॉन्ग पे, आया तीज के त्योहार, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। औरतों का 16 श्रृंगार करने का होता है, आज हम लोग 16 श्रृंगार में है यहाँ पर। माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद चंद्र वर्मा के साथ सरयू नदी घाघरा के दाएं तटबंध पर स्थित ग्राम कोठारी गौरैया के बाढ़ सुरक्षा हेतु चलित परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नाव में बैठकर सरयू नदी के तटबंध की कटान को रोकने के लिए चल रही परियोजनाओं की गहनता से देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश वर्मा ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित अलीनगर रानीमऊ तटबंध के ग्राम कोठरी गौरैया ब्लॉक पूरे डोलई तहसील सिरौली गौसपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना का निरीक्षण किया। शारदा सहायक अधीक्षक अभियंता मंडल अयोध्या तथा अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड बाराबंकी के साथ किया। ग्राम सूबेदार पूर्वा कोठरी आदि ग्राम में भी हो रही कटान को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग कार्य करने के भी निर्देश दिए गए एवं बाढ़ के बाद उक्त स्थल पर परियोजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। बाराबंकी में हमारे 7 परियोजना चल रही हैं। सभी परियोजना खतरे के ऊपर है। अब किसी प्रकार के जहाँ जहाँ मेरी परियोजनाएं हैं वहाँ कोई कटान नहीं हो पाएगा, लेकिन भूकंप और आग और पानी से कौन जूझ सकता है। लेकिन मैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में जहाँ जहाँ परियोजना बनी वहाँ कटान ना के बराबर हुआ तो न्यूनतम हुआ। इस समय उत्तर प्रदेश में 348 के आसपास हमारी परियोजनाएं हैं। राज्य के अंदर 200-250 के ऊपर हमारी परियोजना 100% कंप्लीट हो गई हैं। बाकी 75 से लेकर कोई 95-90 यानी जो हमारी परियोजनाएं हैं सब खतरे के ऊपर है। थोड़ा एकाएक पानी बढ़ जाने के कारण अब इस समय किसी नदियों में, थोड़ा गंगा जी में, यमुना के कारण पानी भरा है। मथुरा जनपद में डीजीपी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वृंदावन में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के दौरे के दौरान बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 पर कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ इंस्पेक्टर लेखराज द्वारा की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंस्पेक्टर पत्रकारों के कैमरे पर हाथ मारते हुए उन्हें धमका रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर उन्हें नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वृंदावन इंस्पेक्टर का यह व्यवहार एसएसपी श्लोक कुमार की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जिले के आला अधिकारी और अधीनस्थ डीजीपी के आदेशों को खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं।
शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्य धाराओं से अंतर्गत संबंधित 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई के अंतर्गत तहरीरगंज रोशर कोठी इलाके में धर्म परिवर्तन करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है तथा पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 19/7/2025 को थाना रामचंद्र मिशन में वादी श्री लखन पुत्र स्वर्गीय श्री रामशंकर जो कि तहबरगंज रोसर कोठी थाना रामचंद्र मिशन के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा थाना रामचंद्र मिशन में एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर के आधार पर थाना रामचंद्र मिशन में 2 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिस संबंध में थाना रामचंद्र मिशन में उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। आगरा में धर्मांतरण के खुलासे के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा। अब दोनों बहनों के पिता खुद मीडिया के सामने आए और बेटियों के अचानक बदलते व्यवहार और घर छोड़ने की पूरी कहानी साझा की। पिता ने बताया कि 2021 में बड़ी बेटी जो इस वक्त एमफिल की तैयारी कर रही है, उसका क्या पहले ब्रेन वॉश किया गया और उससे कहा कि वह लगातार हिंदू धर्म का विरोध करने लगी थी और इसे खराब कहकर द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों का हवाला देकर माहौल बनाने लगी थी। पिता के अनुसार बेटी को कश्मीर ले जाया गया, तब उसका धर्मांतरण कराया गया और बाद में निकाह की तैयारी की गई थी। और यह सब एक नाम की युवती के संपर्क में आने के बाद हुआ जो आगरा के खंडारी इलाके में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान साइमा से मुलाकात हुई थी। पिता ने आगे बताया कि बड़ी बेटी के साथ रहने के दौरान ही छोटी बेटी का भी ब्रेन वॉश किया गया। छोटी बेटी को भी अपने साथ ले गए और उसे भी धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभावित कर दिया गया था। 24 मार्च से मेरी जो बेटी लापता थी वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है, जैसा उनको सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख रही। पढ़ी लिखी मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इस काम जाए इस तरह के दरिंदों से दूर रहे। आगरा में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपों में घिरे रहमान के परिजन रहमान के बेकसूर जताने में जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस ने रहमान के आरोपी को तहत हिरासत में ले लिया है। वहीं उसके परिवार ने सभी आरोपों को साजिश करार देते हुए उसे बिल्कुल बेगुनाह बताया है। परिवार वालों का कहना है कि कुछ लोग अचानक आए और रहमान के जबरन अगवा करके ले गए। जब उसने धर्मांतरण से जुड़े आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्हें साफ इंकार करते हुए कहा कि रहमान को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। बच्चा मैं तो बाप हूँ, तो मैं तो आप बच्ची पड़ोस वालों से पूछो वो मतलब किसी पे भी मतलब नीचे निगाह से जाते अपना काम से गए और ना कोई उसका यार दोस्त है कि मतलब संगठन क्या जोड़ दिया क्या नहीं जोड़ दिया ये मुझे मालूम नहीं है। मेरा बच्चा निर्दोष है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों सबसे सरकार से भी है, पुलिस प्रशासन से भी है, समझे। हमें तो मतलब एकदम अचानक से ये हमें दहल का घटना में कुछ हो गया हमारे परिवार में, उनकी मतलब हार्ट की मरीज है। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।